हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। या वैसे तो मेरी यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड वाली जो मैं वीडियो बना रहा था अपने जो एक टॉपिक के ऊपर ना, टॉपिक आपको पता होगा कि कंज्यूमर कोर्ट में केस में फाइल करने जा रहा हूँ उस टॉपिक के ऊपर। वो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट रेडी हो चुकी है, एडिटिंग वगैरह मैंने यहाँ पर कर ली है एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे रैंडम टॉपिक्स के ऊपर या कोई बवाल वाले टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आती है। इसलिए ऑलमोस्ट ये वाली जो वीडियो है ये रेडी हो चुकी है एंड इसमें मैंने अपने बकबक के साथ मैंने यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सारे ऐड करे हैं। ये वीडियो मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, बस एक्सट्रैक्ट करके थंबनेल बनाना बचा है, वरना वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड देखो, मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट का केस है, फाइल में कर चुका हूँ, मजा आने वाली है क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जनरली आप लोग को बहुत ज्यादा लोगों को में देखने को नहीं मिलेगा। हार्डली कौन यूट्यूबर था जिसने आखिरी कंज्यूमर कोर्ट फाइल किया था और जो कि बड़े लेवल पे बात हुई थी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इवन मतलब मैं भी काफी टाइम से यूट्यूब वगैरह फॉलो कर रहा हूँ। खाली एक वो फ्लाइंग बीस्ट थे जिन्होंने अपनी एयरलाइंस के ऊपर, एयर इंडिया के ऊपर एक कंज्यूमर कोर्ट फाइल किया था, वो जीते भी थे। कंज्यूमर कोर्ट केसेस क्योंकि कोई फाइल ही नहीं करता है, कोई भी कंज्यूमर इंडिया में कोर्ट के चक्कर ही नहीं काटना चाहता है। अब ऑब्वियस रीजन से उसके पैसा खर्च होता है, पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बहुत सारे डाउट्स वगैरह रहते हैं। वो तो यहाँ पर मैं था, मैंने तो कि काफ़ी सारी चीज़ें रीड आउट करी थी पिछले 3-4 दिनों से। एक आध दो हफ्ते मैंने खूब स्पेंड करे यहाँ पर क्योंकि पैसे भी मेरे खर्च हो रहे हैं यहाँ पर। पहले भाई वकील मैंने हायर किया है, एडवोकेट जो मैंने हायर किए हैं उनको मैंने अपने भाई पापा से पैसे लेके दिए, मतलब पापा ने पैसे उनको पे करे हैं। तो पैसे पहले हम ही लोगों के यहाँ पर लग रहे हैं और बाद में जीतेंगे तो पैसे वो सारे मिलेंगे, कितने मिलेंगे वो सारे आप लोग को वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में कल अपलोड कर दूंगा जहां तक है, तो उसको एक बार चेकआउट करना मत भूलना। एनीवेज, मार्केट में आज काफी ग्रीन मार्केट थी, मार्केट काफी हरी भरी थी, इतनी ज्यादा हरी भरी थी कि देख के मजा ही आ गया। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि मैंने को नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ग्रीन हो जाएंगे, वो भी ग्रीन हो चुके हैं। बताता हूँ कौन कौन से सेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्या चल रहा है यहाँ पर टैरिफ के न्यूज़, क्या चल रहा है यहाँ पर। इंडिया ने भी यहाँ पर लगभग 12% के आसपास का एक टैरिफ लगा दिया है चाइना के ऊपर। क्यों लगाया है और किसको बेनिफिट मिलेगा वो भी बताता हूं अभी। इसके अलावा आईपीओ वगैरह में ज्यादा कुछ तो मेजर अपडेट वगैरह नहीं है, कोई आईपीओ आ जाए मार्केट में तो बात अलग गई। एंड इसके अलावा मेजर स्टॉक्स रिकमेंडेशन जो कि आप लोगों ने यहाँ पर कमेंट में भी पॉइंट वगैरह लाइक डाले थे आप लोगों ने। पहली बात तो ललित भैया का यहाँ पर सवाल है कि गोल्ड का ईटीएफ कैसा रहेगा बाय करने को और कैसा बाय करना रहता है। देखिए, पहली बात तो गोल्ड का ईटीएफ बाय करना ना करना वो एक आपकी चॉइस है। बेसिकली होता क्या है, ईटीएफ तो देखो सारे ईटीएफ बकवास होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा गोल्ड का ईटीएफ भी अप टू अ सर्टेन लिमिट बकवासी है। क्यों है? पहली बात तो ईटीएफ सारे बकवास होते हैं। रीजन क्या होता है, ईटीएफ वगैरह कभी भी अगर आप बाय करोगे तो उनमें जो भी होल्डिंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कि यहाँ पर स्मॉल कैप ईटीएफ बाय कर लो या कोई सा भी ईटीएफ अगर बाय करते हो, तो जैसे कि इसकी जो होल्डिंग है ना, होल्डिंग बोले तो ये जो होल्डिंग है इनके अंदर वाली, इनको कोई चेंज नहीं करता है। एक बार जो ईटीएफ यहाँ पर लॉन्च हो गए होल्डिंग के साथ, वही थ्रू आउट लाइफ ईटीएफ चलते रहते हैं। तो इस केस में अगर कोई मान लो स्टॉक वगैरह भाग गया या कोई स्टॉक नहीं भाग रहा है तो उस ईटीएफ में वही रहेगा। वेयर एस अगर आप म्यूचुअल फंड बाय करोगे उस चीज का, तो वहां पर एक फंड मैनेजर होता है जो उसको मैनेज करता है। बात समझ रहे हो? तो वहां पर चीजें बढ़िया रहती हैं। मान लो एक ईटीएफ है, उसमें 3-4 स्टॉक्स हैं और वो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं तो भी वो ईटीएफ बकवास है। चल रहे हैं तो वो चलते जा रहे हैं, चलते चलते एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएंगे तो भी वो कोई नहीं चेंज करेगा, वही पड़े रहेंगे स्टॉक्स वहां पर, तो बाद में जाकर वो सैचुरेट हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड में कंपेयर करोगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, स्टॉक चल गया हटाओ दूसरा खरीदा, वो चल गया तीसरा खरीदा, नहीं चल रहा हटाओ चौथा खरीदो। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड फार बेटर रहते हैं। गोल्ड ईटीएफ की भी बात करोगे तो बैंकिंग बैंकिंग इनकी जो बैकिंग होती है, बैकिंग मतलब जिसके द्वारा गोल्ड ईटीएफ बनते हैं, वो ऑब्वियसली बात है गोल्ड होता है। गोल्ड की प्राइस यहाँ पर बढ़ेगी तो गोल्ड ईटीएफ की प्राइस यहाँ पर बढ़ेगी। अगेन, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड ईटीएफ सही रहता है, वरना उससे बेटर गोल्ड बॉन्ड रहते हैं, उससे लाख गुना बेटर रहते हैं। बताता हूं क्यों। गोल्ड की ईटीएफ में आपने गोल्ड ईटीएफ बाय कर दिया, जैसे जैसे गोल्ड के पैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, आपको बदले में मिलेगा कुछ नहीं। मान लो अगर आपने 1000 रुपए का गोल्ड ईटीएफ परचेज किया तो आपको 1000 रुपए के गोल्ड ईटीएफ की जो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जो भी उस दिन की वैल्यू होगी उस ईटीएफ की, वो आप लोग को वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मान लो आप गोल्ड के बॉन्ड परचेज करते हो, आपने 1000 रुपए के बॉन्ड परचेज करे, तो उस 1000 रुपए पे 2.5% साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2.5% इफेक्टिव अगर उसका निकालोगे तो 5% से ऊपर आ जाएगा। ढाई ढाई जोड़ के 5 मत निकाल देना, आप एक करनी होगी तगड़ी मैथ्स।
अगर CFA वगैरह पढ़ी है या कोई तगड़ी किसी ने अगर मैथ्स की बैकग्राउंड से है तो वो समझ जाएगा कि 2.5% साल में 2 बार 5 नहीं होता है, 5.5 के आसपास आएगा या 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो वहां पर वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, गोल्ड के जो पैसे बढ़ेंगे वो तो बढ़ेंगे, साथ में वो 5% मतलब 5 पॉइंट समथिंग वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बॉन्ड में। अब उसकी एक दिक्कत भी है बॉन्ड परचेज करने में, भाई बॉन्ड परचेज कर लोगे तो जब वो मैच्योर होगा तभी पैसे निकाल पाओगे, बट जनरली गोल्ड में अगर कोई पैसा लगा रहा है तो वो फिर लंबे टाइम के लिए ही लगाता है। और बाकी आई डोंट थिंक कि मैं रिकमेंड वैसे आपको करूंगा कि आप गोल्ड में पैसे लगाओ, बाकी मर्जी यहाँ पर आपकी। सेकेंडली, इनके पास इतने सारे स्टॉक्स हैं भैया, 10 स्टॉक्स आपने यहाँ पर लेके रखे हैं, पहली बात तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा, बहुत ही गलत चॉइस है आपकी ये। और सेकेंडली, अगर आपके स्टॉक्स इतने इतने लॉस में है तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हो? अगर पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 स्टॉक भरने ही थे तो भर लिए हैं, अब रोने की जरूरत नहीं है। और अगर अब रो रहे हो तो इससे सीखो, और अगर 10 स्टॉक को तुम नहीं रेगुलेट कर पा रहे हो तो पैसे म्यूचुअल फंड में लगाओ ना यार, वहां पर बंदा है एक तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है जो उसको मैनेज करेगा, वो तुमको लॉस में नहीं आने देगा। क्योंकि तुम जिंदगी में, हम लोग क्या करते हैं जिंदगी में, लॉस ही रिकवर करते रह जा रहे हैं, प्रॉफिट में कभी आ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ और ये 20-20 स्टॉक को मत पोर्टफोलियो में भरो अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। और नॉलेज क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने जब अग्रवाल आए मैंने यहाँ पर देखा, मैंने मना किया था, अग्रवाल आई के आईपीओ में भी शेयर होल्डर कोटा था, उसके लिए अग्रवाल आई का स्टॉक भरना था, अग्रवाल हॉस्पिटल का, अग्रवाल आई का मुझे याद नहीं है। मैंने साफ साफ मना किया था कि इसमें मत अप्लाई करो। अप्लाई करने को मना नहीं किया था, उसके शेयर होल्डर कोटा के एलिजिबल होने के लिए मैंने मना किया था कि मत एलिजिबल हो, कोई मतलब नहीं है, स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है और लगभग 50-60% स्टॉक गिर पड़ा है और वो रिकवर भी नहीं होने वाला है। तो ये पूरा लाइक बेकार है, इसमें कुछ भी मैं रिव्यू करने वाला नहीं है। किप्ट ठीक है, अडानी वगैरह से मैं दूर रहता हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं बोलूंगा। एनएचपीसी तुमने पता नहीं कितने पे बाय किया था, मैंने तो कई बार बोला कि इसको 77 या 80 रुपीज के आसपास, मुझे याद नहीं है, बाय करो, वहां पर सपोर्ट है। बाकी इरकॉन और IFCY सब ऐसे ही है, कोचिंग वगैरह में 50% तुम लॉस में हो, तुमने ऑल टाइम हाई में क्यों बाय किया, आई हैव नो फकिंग क्लू। इसके अलावा KEI इंडस्ट्रीज में भी एक छोटा सा माइनर अपडेट है। थोड़े दिन पहले जब यहाँ पर अडानी ने अनाउंस किया था कि वो भी यहाँ पर केबल वाले सेक्टर में एंट्री लेने जा रहे हैं, उसके बाद ये सारे स्टॉक्स काफी गिरे थे। मैंने पॉलीकैप बाय किया था, क्वाड्रेंट था, पॉलीकैप था, हेवल्स था और KEI इंडस्ट्रीज था। KEI एक चॉइस थी, बढ़िया चॉइस थी, बट मैंने पॉलीकैप बाय किया था क्योंकि उसके लिए रीजंस अलग थे, मैं रोज कवर करता हूँ। एनीवेज, यहाँ पर KEI का भी जो टारगेट है वो लगभग 3,000 रुपए के आसपास का आ रखा है, जो डेट है वहाँ पर 15 अप्रैल को टारगेट आया था और काफी बढ़िया टारगेट है, कोई भी उसमें इशू नहीं है। लगभग आज भी ये 2-2.5% के आसपास स्टॉक भागा हुआ है, 2900 रुपीज के आसपास का हो गया है। 3,000 पे भी बेचना मत, होल्ड करके बैठने रहना, बढ़िया स्टॉक्स है केबल वगैरह के। मैंने पॉलीकैप बाय किया था, लगभग 8 पॉइंट समथिंग % के आसपास में प्रॉफिट मार चुका हूँ। एंड कितना टाइम हुआ है, सपोज कब की बात है ये, अभी की बात है ना, फरवरी की बात है शायद, 2 महीने 3 महीने हुए हैं शायद, दो ही महीने हुए हैं यार, 3 महीने नहीं हुए हैं, 2 महीने के आसपास हुआ है, लगभग 10% के आसपास में प्रॉफिट मार चुका हूँ। मुझे ऐसे याद नहीं है, 2 महीने भी नहीं हुए हैं, इफ आई एम राइट। हाँ, अप्रैल की ही तो बात है ये, 7 अप्रैल की बात है, 10 दिन हुए हैं, 10-15 दिन पुरानी बात है ये। और मैं लगभग लगभग यहाँ पर 10% के आसपास प्रॉफिट मार चुका हूँ, 15 में तो नहीं आया हूँ, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं 8 पॉइंट या 9 पॉइंट समथिंग में हूँ। तो ठीक है, अगर मैं एक महीने में इतना प्रॉफिट भी कमा लिया, बाकी स्टॉक्स पड़े, देखता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर CDSL वगैरह, CDSL काफी भागा है, CDSL यहाँ पर आज भी काफी भागा है, इफ आई एम राइट, लगभग 4-5% के आसपास भागा है। अच्छा, एंड में बहुत भाग गया था, दिन में तो 1290 रुपए के आसपास का था, उसके बाद क्लोज होते होते लगभग 2% और भाग गया, 1300 रुपए क्रॉस कर चुका है। कुछ नहीं कहूंगा, होल्ड एंड कंटिन्यू, क्या ही रोज रोज कवर करूं। शक्ति पंप एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने ज्यादा कवर नहीं किया, बट मेरे फादर के पोर्टफोलियो में है ये। शक्ति पंप काफी भागा हुआ स्टॉक था, उसके बाद काफी करेक्शन में यहाँ पर आया था, करेक्शन लगभग 30% 40% के आसपास मेजर स्टॉक्स में आया था, तो कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। वापस से थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा रहा है, और होल्ड करो, कुछ टाइम यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बाकी अब की 1200 रुपए के आसपास जाएगा तो वहां पर रुकेगा नहीं, ज्यादा डाउन नहीं है, ऑल टाइम हाई से लगभग 25% के आसपास से डाउन है, तो कंटिन्यू कर सकते हो। RVNL भी आपको होल्ड करना पड़ेगा, 600 रुपए के आसपास का था, मैंने तो एग्जिट ले लिया RVNL से, क्योंकि अभी मुझे कुछ खास यहाँ पर उम्मीद है नहीं। और रेलवे से निकलते कुछ बहुत ज्यादा न्यूज भी मार्केट में आ नहीं रही, कुछ एक्सपेंशन होने वाला है काइंड ऑफ, तो ऐसी कोई न्यूज यहाँ पर है नहीं, इसीलिए कुछ मैं अभी उसको लाइक अवॉइड ही करने को कहूंगा। बाकी के फिनटेक मैंने कहा था कि थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आना चाहिए, अपेरेंटली जो बात थी वो गलत थी, क्योंकि आप सही हो गए,
कि के फिनटेक में यहाँ पर करेक्शन नहीं आया और इनफैक्ट आज भी 8% के आसपास के फिनटेक भाग गया। अच्छा, मुझे लगा था कि एक बार 1000 रुपये के आसपास आना चाहिए था। कुल मिला के जो भी है, हफ्ते भर में लगभग 20% के आसपास भाग गया है। 1000 रुपये के आसपास भी देखो मैंने बाय करने को तो कहा ही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कहा था मैंने। और अपनी लास्ट वीडियो जो कि फ्राइडे को मैंने अपलोड करी थी, वहाँ पे मैंने कहा भी था कि हल्का सा एक मिनट के लिए रुक जाना, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओपन ही अच्छा खासा ऊपर हुआ था, लगभग 1150 रुपये के आसपास। वहां से भी लगभग 4-5% भागता रहा। इससे एक बात और सीखने को मिलती है, पता है क्या? कभी भी शेयर को टाइम मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ सीडीएसएल से। सीडीएसएल पे 1100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी भी लोग थे, अभी भी इसी एक महीने की रेंज की बात कर रहा हूँ, जो इसको 1000 रुपये या 1100 रुपये पे आने का वेट कर रहे थे कि आएगा मैं तो परचेज कर दूंगा। क्या हुआ? टाइम कर रहे थे, निकल गया टाइम। अब 1200 पे भी मिल जाए तो बड़ी बात है। बात समझ रहे हो? इसीलिए 2-4-5% के लिए मत बाय की, मतलब टाइम किया करो। और एक गांठ मान लो, भैया अगर मैं स्टॉक बाय करूंगा चाहे वो जितना भी बढ़िया स्टॉक हो, वो 5% तो करेक्ट होना ही होना है। मैं बाय करूंगा, स्टॉक वहां से गिरना ही गिरना है। तो ये कुछ हिसाब ऐसे बांध के चलोगे तो लाइफ थोड़ा सही रहेगी। बाकी केआरएन होल्ड करो। केआरएन में ब्लू स्टार का इनका क्लाइंट है, ब्लू स्टार जो एसी बनाता है। केआरएन वगैरह होल्ड करो, काफी बढ़िया स्टॉक है, काफी भागा भी है 6 महीने में। बाकी अभी थोड़ा सा नहीं चल रहा है तो ठीक है, बट होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा एंजल वन में डिविडेंड अनाउंस किया 26 रुपए का, वो तो था ही था। आज काफी बड़ा भी है एंजल वन, इफ आई एम राइट। आज मैं दिखाता हूँ भी आपको, कॉनकोर्ड तो नहीं बढ़ा, इन्वेंचर्स भी नहीं बढ़ा, विशाल मेगा मार्ट लगभग 3-4% के आसपास बढ़ गया, बहुत बढ़िया है। एमसीएक्स भी लगभग 5% के आसपास बढ़ा, मैंने एमसीएक्स भी पहले कवर किया हुआ है। एंड बीएससी को मैं रोज रोज कह रहा हूँ, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, कैसे कहूँ, इसका मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ के आसपास का देख रहा हूँ, क्योंकि एनएससी का आईपीओ 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे आएगा। मैं रोज रिपीट कर रहा हूँ, डेली रिपीट कर रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ आप लोग को बहुत जल्द जाता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। आई थिंक मैंने कैलकुलेट भी किया था, 7,500 रुपये के आसपास की इसकी वैल्यू निकल रही थी। इफ आई एम राइट, यू कैन जस्ट अगेन कैलकुलेट। सुजलॉन से दूर रहो। बाकी वापस मैं इधर आता हूँ। वीबीएल आज लगभग 2% के आसपास डाउन था। कोई मेजर रीजन डाउन होने का एक बार मैं देख लेता हूँ, ऐसा तो कुछ भी यहाँ पर नहीं था, बट अब डाउन था तो थोड़ा बहुत कुछ होगा यहाँ पर इशू वगैरह। ठीक है, बैंक निफ्टी वगैरह 1000 पॉइंट के आसपास भागी हुई थी। निफ्टी भी लगभग 2%, 1.5% पॉजिटिव में थी। सेंसेक्स भी लगभग 1% पॉजिटिव में था। मिड कैप उतना नहीं भागा, लार्ज कैप थोड़ा बहुत भागा। बाकी सेंसेक्स आज मेजर भागा, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आज मेजर भागी है। इसके अलावा मैं बताऊं यहाँ पर तो क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस भी लगभग 1200 रुपये के आसपास यहाँ पर आ चुका है। काफी बेहतरीन स्टॉक है। 1000 रुपये के आसपास का लेवल था। मेरे साथ जिन लोगों ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया उनको मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया हो। यहाँ पर 1000 रुपये से क्रॉस कर चुका है, 1200 रुपये की तरफ जर्नी यहाँ पर जा रही है धीमे धीमे। टारगेट इसका बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। एंड इन्होंने अनाउंस भी किया था कि अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो अच्छा आना चाहिए। यहाँ पर अगला क्वार्टर, ये क्वार्टर तो यहाँ पर खराब हो गया था, बट अगला क्वार्टर यहाँ पर अच्छा आना चाहिए। बाकी देखते हैं यहाँ पर जो भी चीजें रहती हैं, बट 1200 रुपये के आसपास आ रहा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब कोई लॉस में नहीं है। अब होल्ड करना ना करना वो आपकी मर्जी। मैंने 1200 रुपये के आसपास ही सबको यहाँ पर बाय करने को रिकमेंड किया था। इनफैक्ट मेरी भी जो बाइंग है मुझे याद नहीं है, आई थिंक इतने के आसपास ही है। बाकी नैनोलेक पेंट भी पॉजिटिव में था, ठीक है, इनको हटा दो। ई क्लर्क सर्विसेज मैंने थोड़े दिन पहले कवर किया था 3000 रुपये के आसपास। वहां से गिरा ये, तो उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2700-2800 रुपये में मैंने खुद भी इसको बाय किया, तो मैं भी लॉस में हूँ, बट ठीक है, अगर किसी ने बाय किया भी है तो नीचे बाय के लिए तो बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आप लोग यहाँ पर आ गए होंगे। वरना इसको होल्ड करो, बढ़िया स्टॉक है। और यूएस के चक्कर में यहाँ पर ये डाउन गया था, क्योंकि इनके थोड़े जो क्लाइंट है वो बाहर है यहाँ पर। इसके अलावा कैंप्स वगैरह भी लगभग 4000 रुपये के आसपास आ गया आज, काफी धमाकेदार मार्केट थी आज यहाँ पर। कैंप्स को भी मैंने बार बार बोला 5500 रुपये के आसपास से वापस से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा। आज यहाँ पर फाइनली 4000 रुपये पे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी बढ़िया क्लोजिंग है यहाँ पर, मतलब पोर्टफोलियो यहाँ पर बल्ले ही बल्ले, मैंने देखा नहीं पोर्टफोलियो आज अपना, पता है। एएमएस ठीक है। पीआई इंडस्ट्रीज भी लगभग यहाँ पर 1-1.5% के आसपास पॉजिटिव में था। 3900-4000 के आसपास आप लोग को बहुत जल्द जाता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, तो प्लीज इसको होल्ड करके रखो। केमिकल सेक्टर भी मैंने कवर किया है कई बार, अभी मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर एक बार फिर से उसको। हैप्पीएस्ट माइंड भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था, अमर राजा भी पॉजिटिव में था, जब ना ऑटो रहने देते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। एंजल वन भी लगभग 4-5% के आसपास पॉजिटिव में था। इतना खराब रिजल्ट आने के बाद भी ये स्टॉक आप लोग को 2500 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ वापस से मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये अभी 10 दिन पहले 2000 रुपये के आसपास गया था।
वापस से 20% के आसपास की रिकवरी। और रिकवरी क्यों दिखाई, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका था। टाटा एलेक्सी में आज लगभग 10% के आसपास का मूव दिखाया, काफी बढ़िया न्यूज मूव था। रीजन क्या था, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो लगभग 26% यहाँ पर इंक्रीज कर चुका है। रेवेन्यू अपने ऑल टाइम हाई लगभग 3800 करोड़ के आसपास का था, धमाकेदार था। और उसके अलावा क्या कहते हैं, Q4 का जो रिजल्ट यहाँ पर आज अनाउंस हुआ, बढ़िया रिजल्ट था सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, और हल्का सा मतलब अनएक्सपेक्टेड था, तो इसलिए स्टॉक यहाँ पर काफी भाग गया। हीट मैप पे आते हैं तो आईटी सेक्टर को ऑल्दो मैं एक बार आप लोग को अवॉइड करने को कहूंगा, क्योंकि यू नेवर नो कि आईटी सेक्टर में ट्रम्प अभी कितना टैरिफ लगा दें और आईटी सेक्टर पे बहुत भयंकर फर्क पड़ेगा। बाकी एयरलाइंस वगैरह काफी बढ़िया ग्रीन में थे। बैंकिंग तो यहाँ पर पूरा ही ग्रीन में था। बैंकिंग इतना ज्यादा ग्रीन में था कि छोटे से छोटा स्टॉक भी आप लोग को यहाँ पर ग्रीन में नजर आएगा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस भी मैंने कई बार बाय करने को बोला है, बाय कर सकते हो, काफी गिरा हुआ स्टॉक है, अब उससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। कैम्स भी पॉजिटिव में था, क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस भी लगभग 4-5% पॉजिटिव में आ चुका था। बैंक निफ्टी पॉजिटिव में था, तो ये सारे स्टॉक्स आप लोग को यहाँ पर ग्रीन में ही नजर आने वाले हैं। आईटी अवॉइड करो। एनर्जी रिलायंस पॉजिटिव में था, उतना ही तकरीबन यहाँ पर आज निफ्टी भी पॉजिटिव में था, बढ़िया हो गया। इसके अलावा भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ ठीक ही ठाक था मार्केट में। अगर मैं यहाँ पर आप लोग को निफ्टी 50 भी दिखाऊं, ओवरऑल निफ्टी 50 में तो रिलायंस पॉजिटिव में था और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव में था, उसके अलावा एसबीआई पॉजिटिव में था और इन्फोसिस पॉजिटिव में था। तो मेजर अगर ये बड़े बड़े 4-5 स्टॉक्स पॉजिटिव में थे तो निफ्टी 50 आप लोग को यहाँ पर ग्रीन में ही नजर आने वाली थी। वैसे अगर यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल वीबीएल भी इसी में आता है। वीबीएल भी इसलिए डाउन था यहाँ पर आज, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी डाउन था, आईटीसी वगैरह भी आज इसी चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउन था। बाकी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी मेजर अपडेट यहाँ पर नहीं है। स्टॉक रिकमेंडेशन में मैं आप लोग को यहाँ पर नवीन फ्लोरिन बताना चाहूंगा, मैंने थोड़ी दिन पहले भी बताया था। केमिकल सेक्टर अंडर वैल्यूड है, लगभग 4500 रुपए के आसपास का टारगेट है। केईआई में मैंने बता दिया है। और टीसीएस अवॉइड करने को मैं कहूंगा, इन्फोएज अभी अवॉइड करने को मैं कहूंगा। यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया ने चाइना के ऊपर लगभग 12% के आसपास का टैरिफ लगाया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि यूएस में अगर स्टील इंपोर्ट कम होता है तो इंडिया के पास जो जो स्टील है वो बच जाएगा, और उस चक्कर में इस समय जो सरकार है वो इंडिया के जो स्टील बचा हुआ है उसी को खपत करना चाहेगी इंडिया में, रादर देन चाइना से इंडिया में मंगाए। आप लोग कहेंगे चाइना से इंडिया में स्टील आता क्यों था, चाइना से भी स्टील आता था, इंडिया खुद भी स्टील बहुत बड़े लेवल पर बनाता है, इसलिए चाइना से इंपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाए, इसीलिए टेम्पररी 12% का यहाँ पर टैरिफ लगाया था कि कहीं ना कहीं स्टील इंडस्ट्रीज को जो अभी धक्का यहाँ पर लगा है वो हल्का सा यहाँ पर बचे और इंडिया में इंडिया की स्टील की खपत थोड़ी यहाँ पर बढ़ जाए, इसीलिए यहाँ पर टेम्पररी 12% का यहाँ पर एक लगाया गया है टैरिफ। बाकी स्टॉक रिकमेंडेशन में केमिकल सेक्टर हो गया और विशाल मेगा मार्ट मैंने थोड़े दिन पहले भी कवर किया था। ऊपर अगर लेटेस्ट और देखोगे तो टाटा मोटर्स के ऊपर आया हुआ है लगभग 800 रुपए के आसपास का। आई थिंक टाटा मोटर्स के ऊपर अब यहाँ पर टारगेट आना बनता है क्योंकि अब ज्यादा करेक्शन यहाँ पर बचा नहीं है। एंड जोमेटो के ऊपर वापस से यहाँ पर जीएम फाइनेंशियल्स ने एक अपसाइड लगभग 280 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ पर दे दिया है। थोड़े दिन पहले कुछ और ब्रोकर्स थे, उन्होंने यहाँ पर इसको डाउनग्रेड किया था, बट अब इसको वापस से अपग्रेड कर दिया है, तो ये पॉजिटिव न्यूज है। बाकी हेल्थ केयर वगैरह भी ठीक है और बाकी बैंक ऑफ इंडिया भी पॉजिटिव में था। नीवा बूपा के ऊपर भी लगभग 90 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ पर आया हुआ है। जेके सीमेंट भी बढ़िया है, लगभग यहाँ पर 45 रुपए के आसपास का टारगेट आया हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पर ठीक है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। बाकी आज की मेरी सारी वीडियो में इतना ही। अपने स्टॉक्स नीचे कमेंट करना मत भूलना, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ कल एक और वीडियो के साथ।